हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि पिछली दो वीडियोस में हमने तीन टॉपिक कवर कर लिए हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन एंड डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप। अब चलते हैं आगे और धीरे धीरे अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि फाइनली हमें करनी तो अकाउंटिंग है एंड एग्जाम में भी अकाउंटिंग ही पूछी जाएगी। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। देखो, डिसॉल्यूशन का मतलब है जब फर्म का बिजनेस बंद हो जाता है। फर्म का बिजनेस अगर बंद हो गया तो जितनी भी एसेट्स, जितनी भी लाइबिलिटीज एक बिजनेस की हैं, एसेट्स को हमें बेचकर जो पैसा आएगा उससे हमें लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करना है, सेटल करना है। तो हमें अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं, सेटल करने हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि डिसॉल्यूशन में हमें दो इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ता है, दैट इज अकाउंट्स को सेटल करना एंड फर्म के जितने भी डेट्स हैं या पर्सनल जितने भी डेट्स पार्टनर्स के हैं उनको सेटल करना। तो ये दो इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी से आपकी अकाउंटिंग की एक फ्लो क्रिएट होगी। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो आपको सेक्शन नंबर याद नहीं रखना है, जस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये हाईलाइट करना आपके लिए ज़रूरी था मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, तो सेक्शन नंबर 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब हमें दो चीज़ें करनी है। लॉसेस का कैसे ट्रीटमेंट करना है कि अगर भाई बिजनेस को कुछ लॉसेस हैं तो वो किस तरीके से हम उसको सेट ऑफ करेंगे लॉसेस को, और हमारे जितने भी एसेट्स हैं हम उनको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की तरफ की बात कर रहे हैं, पेमेंट की बात अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। पहले इसको देख रहे हैं फिर इसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे लॉसेज हैं तो लॉसेज को कैसे ट्रीट करना है। लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल इज पेड आउट ऑफ। जो लॉसेज हैं और जो कैपिटल की कमी है जो होनी चाहिए थी पार्टनर्स की लेकिन नहीं है, उसको हम कैसे सेट ऑफ करेंगे। वो हम प्रॉफिट से सेट ऑफ करेंगे। अगर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है तो हम कैपिटल से पे करेंगे। अगर कैपिटल भी नहीं है तो हर पार्टनर को इंडिविजुअली उस लॉस को, उस कैपिटल की डेफिशिएंसी को पे करना पड़ेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस सीरीज नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, मतलब पहले प्रॉफिट से होगा, फिर कैपिटल से होगा एंड देन पार्टनर्स इंडिविजुअली लाएंगे। देखो, जो पार्टनरशिप होती है आप याद रखना कि उसमें पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी? कि अगर फर्म के कुछ भी डेट्स ऐसे हैं जिनको पे करने के लिए, या फिर कुछ भी लॉसेस ऐसे हैं जिनको पे करने के लिए फर्म के पास प्रॉफिट कैपिटल नहीं बचा है, तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट से उसको पे करते हैं। तो अगर फर्म के कुछ भी लॉसेस हैं तो उन लॉसेस को कैसे ट्रीट करना है। आपको पहले प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करना है। अगर प्रॉफिट यूटिलाइज नहीं हुए या प्रॉफिट है ही नहीं तो आपको कैपिटल को यूटिलाइज करना है। एंड अगर कैपिटल भी कंप्लीटली यूटिलाइज हो गई तो पार्टनर्स अपने घर से इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस लॉसेस को बेयर करेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो मैंने क्या बोला, हमें डिसोल्यूशन में दो इश्यूज को टैकल करना है कि अकाउंट्स को किस तरीके से सेटल करना है और फर्म के डेट्स और पर्सनल डेट्स की पेमेंट किस तरीके से होगी। अब फर्म के पास एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं। एसेट्स को बेचकर पैसा आएगा लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए। अब जो सेक्शन नंबर 48 है वो डील करता है कि अकाउंट्स को सेटल किस तरीके से करना है। उसमें हमने पढ़ा लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है। लॉसेस का ट्रीटमेंट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल और पार्टनर्स इंडिविजुअली। ये सीरीज हमें ध्यान रखनी है। इस सीरीज को ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि पहले प्रॉफिट को ही यूटिलाइज करना है, फिर कैपिटल को यूटिलाइज करना है एंड देन लास्ट में अगर कुछ नहीं बचता है तो पार्टनर्स उसको लेके आएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? उसके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स की। जो हमारे पास एसेट्स हैं उनको किस तरीके से अप्लाई करना है। लेट्स सपोज मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, मेरे पास बहुत और बहुत सारी बिल्डिंग्स है, लैंड है, बहुत सारी एसेट्स हैं। तो एसेट्स को बेचना होगा। अब तो फर्म बंद हो रही है, फर्म के नाम पे जितनी भी एसेट्स हैं उनको बेचना होगा। उनको बेच के हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। तो assets of the firm and the amount contributed by the partner to meet the deficiency of the capital are applied as follows। जिस पार्टनर की कैपिटल में डेफिशिएंसी थी, ऊपर जो हमने लिखा है, उसको पार्टनर ने बिजनेस में लेके आना होगा पहले, क्योंकि अब डिसोल्यूशन हो रहा है। तो उस अमाउंट को और जो एसेट को बेच के जो पैसा आया है, उन दोनों अमाउंट्स को अगर हम देखें, उन दोनों अमाउंट से सबसे पहले हम पे करेंगे फर्म के डेट्स, यानी कि आउटसाइड पार्टीज, जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग लोन होंगे, उन सब लोन्स को, उन सब क्रेडिटर्स को सबसे पहले पे किया जाएगा। तो एसेट से बेच के और डेफिशिएंसी को पूरा करके जो पैसा आया उससे सबसे पहले हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है। देन
इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली विच इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन और एडवांसेस। अगर हमने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उसके बाद जब हम आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे कर दें, हम पार्टनर के लोन्स को पे करेंगे जिस रेट से भी हमने उसे लोन लिया है। रेटेबली मतलब जिस रेट से भी हमने उससे लोन लिया है, लोन और उसका ब्याज उसको पूरी तरीके से दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, इन पेइंग टू ईच पार्टनर्स रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कैपिटल। उसकी जितनी भी कैपिटल है वो दी जाएगी। फिर अगर कुछ पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी आपको इसी तरीके से इसी सीरीज में याद रखने हैं। पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट, फिर पार्टनर की कैपिटल, एंड फिर अगर कुछ अमाउंट बचता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हमने क्या पढ़ा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में दो इशू, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एंड पेमेंट ऑफ फर्म एंड पर्सनल डेट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में हमने कहा कि दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, अगर लॉसेज हैं तो लॉसेज को किस तरीके से सेटल करना है, एंड अगर हमारे पास एसेट्स है तो एसेट्स को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अगर मेरे पास एसेट्स हैं तो एसेट्स को अप्लाई करने के लिए आउटसाइड लाइबिलिटीज, लोन ऑफ द पार्टनर, कैपिटल ऑफ द पार्टनर, एंड लास्ट में इफ देयर इज एनी बैलेंस लेफ्ट तो वो पार्टनर्स को मिल जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई थिंक कि आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, आपको सब कुछ समझ आ रहा है। ये थ्योरी अगर आपको लग रहा है इज वेस्ट ऑफ टाइम, देन रिमेंबर माई फ्रेंड्स कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब यहीं से लिंकिंग होगी एंड आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट। अगर फर्म के कुछ डेट्स हैं, कुछ लोन्स हैं और पार्टनर्स के कुछ पर्सनल डेट्स हैं, पर्सनल लोन है, तो उसको कैसे हमें पे ऑफ करना है। तो जो फर्म के डेट्स हैं, डेट्स विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर आर नोन एज फर्म डेट। जो पैसा फर्म ने, बिजनेस ने बाहर के लोगों को देना है वो फर्म का अपना डेट हुआ। डेट विच अ पार्टनर ओज टू हिज पर्सनल कैपेसिटी आर नोन एज पर्सनल डेट। और भाई जो पार्टनर ने इंडिविजुअली अपने लिए लोन लिया है, जो फर्म के लिए नहीं लिया, फर्म के बिजनेस में कहीं यूज नहीं हो रहा, वो पार्टनर का पर्सनल डेट हो गया। क्लियर है। फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म डेट। ऑब्वियसली बात है कि अगर फर्म का कोई भी डेट है तो फर्म को अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके उस डेट को पे करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात। पर्सनल अगर कोई प्रॉपर्टी है पार्टनर की, इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ हिज पर्सनल डेट एंड सरप्लस इफ एनी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फर्म डेट। अभी हमने ऊपर बात करी कि अगर कुछ लॉसेज हैं जो कि प्रॉफिट या कैपिटल से नेट ऑफ सेटल ऑफ नहीं हो रहे हैं तो पार्टनर को अपनी पर्सनल एसेट्स लेके आनी पड़ेंगी। लेकिन पर्सनल एसेट यूज करने से पहले फर्म के लिए वो अपने पर्सनल डेट्स क्लियर करेगा एंड देन वो फर्म के डेट्स को क्लियर करेगा। तो फर्म की प्रॉपर्टी यूज करी जाएगी फर्म के डेट्स के लिए, पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनर की यूज करी जाएगी पहले उसके पर्सनल डेट्स के लिए, एंड अगर कुछ सरप्लस बचता है तो वो फर्म के डेट्स में अप्लाई करेगा। तो ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक है आपके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लिंकिंग आपकी वहाँ पे जरूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अकाउंट्स ही हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग ही हमें करनी है। तो अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या क्या करना है, अकाउंटिंग के अंदर हमें 5 टॉपिक करने हैं, 5 टॉपिक्स टू बी डन। इन 5 टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा रियलाइजेशन अकाउंट, इसका लेजर एज वेल ऑल दी जर्नल एंट्रीज जो भी हमारी यहाँ पे बनेंगी आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट, इसका सेटलमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने बोला कि अगर हमारी एसेट्स को बेच के कुछ भी पैसा आता है तो उसको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन ऑफ एसेट अभी पढ़ के आए कि पहले हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे करना है, फिर हमें पार्टनर का लोन पे करना है, फिर हमें पार्टनर की कैपिटल पे करनी है, एंड उसको अगर कुछ बचता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद हम पार्टनर का लोन अकाउंट जो पार्टनर को फर्म ने दिया होगा, एक लोन तो हो गया, एक लोन हो गया ये मेरी फर्म है, एक लोन हो गया कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, एक हो गया कि फर्म ने पार्टनर को दिया है। तो हमें दोनों अकाउंट बनाने होंगे कि जो लोन मैंने पार्टनर से लिया वो भी बनाना होगा और जो लोन पार्टनर को फर्म ने दिया वो भी बनाना होगा। उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, लास्ट में बैंक और कैश अकाउंट बनेगा कि बैंक में कितना पैसा आ रहा है, कितने एक्सपेंसेस हमने पे करे एंड ऑल एंड ऑल। तो हमें ये 5 खाते यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले और सबसे मेजर जो टॉपिक है इसमें वो है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को समझ लेते हैं कि व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, नाम से ही पता चल रहा है रियलाइजेशन, कि हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेटल एंड पे ऑफ करना है, तो वहां से कितना पैसा हमारे पास नेट इन नेट बचेगा, रियलाइज होगा।
तो जितनी भी एसिड्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में स्टैंडिंग रहती हैं उनको हम इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं एंड फिर वहाँ पे हम सेटलमेंट एंड उसकी रियलाइजेशन वैल्यू लिखते हैं कि मान लो मेरे पास एक एसिड थी, लेट सपोज 10 लाख रुपए की, एंड मैंने उसको रियलाइज़ करा 8 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए का मेरा लॉस हो गया, ठीक है, रियलाइजेशन पे। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो रियलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि एसिड्स एंड लाइबिलिटीज़ को पे और सेटल करके क्या पैसा, क्या गेन, क्या लॉस हमें होने वाला है, क्योंकि अब फर्म बंद हो रही है। तो वी आर नॉट रीवैल्यूइंग इट, वी आर रियलाइजिंग इट। हम दोबारा से उसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम उसको रियलाइज मतलब खत्म कर रहे हैं, उन खातों को अब सेटल कर रहे हैं, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ऑब्वियसली जब डिसोल्यूशन होगा तभी रियलाइजेशन बनेगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था। विद द पर्पस टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पर्पस क्या है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है ऑफ द डिजॉल्व फॉर्म, जो फॉर्म डिजॉल्व हुई है उसको, उसके, एंड डिटरमाइन गेन और लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, एंड जितना भी हमें गेन या लॉस हुआ है एसिड्स के रियलाइजेशन और लाइबिलिटीज की पेमेंट पे, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे मेजर चीज़ हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में स्टैंडिंग रहती है उनको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स एक्सेप्ट फिक्सटिशियस एसेट, लोन टू पार्टनर एंड कैश और बैंक अकाउंट टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि फिक्सटिशियस अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना है, लोन टू पार्टनर को ट्रांसफर नहीं करना है, कैश एंड बैंक अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना है। सर क्या रीज़न है, आप बताओ प्लीज़ कि ऐसा क्यों किया हमने। आपने तो बोला जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, सबको ट्रांसफर कर दो। तो यस, आई हैव गॉट द आंसर फॉर यू। फिक्सटिशियस एसेट क्या होते हैं, हमारे जर्नली लॉसेज होते हैं, तो हम उनको ट्रांसफर करते हैं सीधा कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपको फ़ायदा नहीं, एक तरीके से आपका लॉस है, तो उससे आपको कुछ रियलाइज़ नहीं होगा, ठीक है। आपने एक ऐसा खर्चा किया जो आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए फ़ायदा देने वाला है, लेकिन उससे आपको कुछ रियलाइज नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, उसको सेटल कर दोगे, उसको खत्म कर दोगे, आप पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ लोन टू दी पार्टनर, आपने लोन जो पार्टनर को दिया है उसको क्यों नहीं आपने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में, भाई उसको सेटल करना है, ठीक है। वो हमारी एसेट है, लेकिन हम उसको सेटल करेंगे, वहां से पैसा लेंगे, तो हम यहाँ उसको उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते, उसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ अमाउंट रिसीव हो चुकी है फ्रॉम हिम, या फिर उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लोन टू अ पार्टनर इज रिटेन इन अ सेपरेट अकाउंट एंड द अमाउंट इज आइदर रिसीव्ड फ्रॉम हिम, उससे या तो कुछ अमाउंट रिसीव हो जाती है, वरना उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पार्टनर्स के खाते हमेशा अलग चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात कैश और बैंक अकाउंट की। कैश और बैंक अकाउंट हम इसीलिए वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करते क्योंकि जब हमें एसेट रियलाइज करनी है या फिर एसेट से पैसा लाना है या फिर किसी भी लाइबिलिटी को पे करना है, तो हम कैश या बैंक से ही पे करेंगे या उससे रियलाइज करेंगे। तो हम वहाँ पे अननेसेसरीली एक अकाउंट कैश या बैंक का नहीं डालते, उसका भी वी प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट, उसमें ही हम सारी ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट एक्सेप्ट फिक्सटिशियस, लोन टू अ पार्टनर एंड कैश एंड बैंक अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर्ड, एक्सेप्ट ऑल दिस एवरीथिंग इज ट्रांसफर्ड। चलते हैं आगे। ट्रांसफरिंग ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट लोन बाय अ पार्टनर एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। सिमिलरली अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो जो हमने लोन पार्टनर से लिया है और उनका जो कैपिटल अकाउंट है उसको हमें ट्रांसफर नहीं करना है, बिकॉज वी विल डील विद दीज आइटम्स इन अ सेपरेट अकाउंट। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी रियलाइजेशन में वो हमें ट्रांसफर कर देनी है। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा बैलेंस शीट का नमूना दिखाऊं, तो दिस इज योर बैलेंस शीट अगर, ठीक है। तो ये आपकी एसेट्स हैं, तो ऑल एसेट्स आपको ट्रांसफर करनी है, एक्सेप्ट फिक्सटिशियस एसेट आपको ट्रांसफर नहीं करनी है, जो आपने लोन दिया है लोन टू पार्टनर ये ट्रांसफर नहीं करना है, एंड आपको कैश और बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना है। तो ये चीज़ें आप ट्रांसफर नहीं करोगे, इसके अलावा जो भी है सब ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक क्लियर है। अब लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, कैपिटल होती है, लाइबिलिटीज़ में लोन बाय पार्टनर होता है, एंड उसके बाद ऑल अदर लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आप ऑल अदर लाइबिलिटीज ट्रांसफर करोगे, लेकिन आप कैपिटल और लोन बाय पार्टनर ट्रांसफर नहीं करोगे। अगर आपको ये ऊपर लिखी हुई लाइनें समझ नहीं आई तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। क्लियर है मेरी बात? और मैंने आपको इसका रीजन भी बता दिया है कि हमने ऐसा क्यों करा। उसके बाद बात आती है अगले पॉइंट की, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू दी अकाउंट। अभी मैं आपको इसका स्पेसिमेन, आपको लेजर भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि ये कैसे होती है। तो अगर कोई एसेट बेचते हैं तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट अगर रियलाइज होती है या पार्टनर लेता है उसको भी हम क्रेडिट साइड लिखते हैं।
अगर कोई लाइबिलिटी पे होती है तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे या कोई पार्टनर लेके जाता है तो उसको भी डेबिट साइड लिखते हैं, कोई भी खर्चा अगर फर्म इनकर करती है डिसोल्यूशन के टाइम तो उसको भी हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट का एक सिंपल सा आपको स्पेसिमेन बताऊं, अगर सिंपल सा एक डायग्राम बना के समझाऊं, अगर ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है तो पहले ये आपकी बैलेंस शीट है, लेट्स सपोज ऐसे समझाता हूँ, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, ये आपके एसेट्स हैं। क्लियर? आपको एसेट्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र ख़त्म होने के बाद जितने भी आपके ये एसेट्स हैं अगर आप इनको रियलाइज़ कर रहे हो तो बाय साइड आएंगे, और जितने भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं इनको पे कर रहे हो तो टू साइड आएगी। ठीक है? अगर आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी है तो आपका गेन आ जाएगा, अगर आपकी डेबिट साइड बढ़ी है तो आपका लॉस आ जाएगा। अभी रियलाइजेशन अकाउंट का लेजर देखेंगे, एक एक आइटम को समझेंगे, एक एक जर्नल एंट्री को समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैंने दे दिया है। यहाँ तक क्लियर? तो आज हमने सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझा, उसके बाद हम अब अकाउंटिंग एंट्रीज अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? यहाँ तक अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप प्लीज़ एक बार रिवाइंड करिएगा। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत डिफ़िकल्ट है, हमें बहुत कुछ अलग सा करना है। सिंपल है, आपने जो एडमिशन में किया, जो रिटायरमेंट में किया, जो डेथ में किया, बस वैसा ही है, लेकिन कुछ अलग है। वहाँ पे फॉर्म डिसॉल्व नहीं हो रही थी, वहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन हो रहा था, तो आपको कुछ एक दो लेजर अलग पढ़ने पड़ रहे थे, कुछ एंट्रीज अलग करनी पड़ रही थी। लेकिन यू ऑल नो व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट, एंड यू ऑल नो कि किस तरीके से एंट्रीज को पास करना है। तो इतना कुछ हमें बहुत बड़ा यहाँ पे ज्ञान नहीं मिल रहा है। सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर हम फ्लो में चलेंगे, फ्लो में रिवाइज करेंगे तो वी कैन डू द डिसोल्यूशन चैप्टर ऑल्सो वेरी इजीली। ठीक है? तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप रिवाइज करिए, एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी वीडियोस नहीं है, एंड जल्दी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन को भी यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।